कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा है कि पार्टी के से अलग जाकर या पार्टी को पब्लिकली एम्बेरस करने जैसी स्थिति वो ना क्रिएट करें। ये कोशिश उन्होंने बार बार की है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के मार्फत से की है। लेकिन अब जैसा कि पहले मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि कभी हमें दिखा नहीं कि वरुण गांधी के किसी स्टैंड को लेकर पार्टी के भीतर कोई बहुत रिएक्शन हो या बहुत तवज्जो दी जा रही हो। तो उस हिसाब से हैंडल तो किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या उनको इसी रूप में बरकरार करके फिर एक मौका दिया जा रहा है या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। रायबरेली सीट की बात करें तो उसको लेकर पार्टी के जो नेता हैं वो संकेत दे रहे हैं कि मनोज पांडे, जो कि अभी भी राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, मनोज पांडे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। अमेठी सीट पे तो ऑब्वियस इस बात है कि स्मृति ईरानी चुनावी अखाड़े में होंगी। स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को एक तरह से चैलेंज कर रही है कि वो आए। राहुल गांधी की तरफ से तो अभी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो अमेठी जाना चाहेंगे। देवेंद्र, दिल्ली के जो नाम आपने मेरे साथ शेयर किए वो मैं दर्शकों के साथ एक बारी जानकारी शेयर कर लेता हूं, फिर दिल्ली पर बात करेंगे। दिल्ली में देवेंद्र पाराशर का कहना है कि बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मनोज तिवारी, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का टिकट फाइनल है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कट सकता है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको मौका मिलना इस बार थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस की जगह किसी और को उतारा जाएगा। हंसराज हंस को पंजाब भेजा जा सकता है। यानी दिल्ली की 7 सीटों पर फैसला हो चुका है, स्थिति साफ है। 4 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को दिल्ली में मौका देने जा रही है। और इस बार हम जानते हैं देवेंद्र, हम जानते हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, तो जरूरी है थोड़ी बहुत चिंता तो होगी। निश्चित तौर पर वो एक कंसर्न रहेगा, खासतौर पर कुछ सीटों को लेके। जैसे अगर उत्तर पश्चिम की सीट की बात कर लें तो वहाँ पर हंसराज हंस को लेके एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न मीनाक्षी लेखी की सीट को लेकर है। तीसरा कंसर्न चांदनी चौक पे डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्री से हटाया गया, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अगले चुनाव में शायद इनको टिकट भी ना दिया जाए। तो इन 4 नामों को लेकर जरूर कंसर्न है। और इसमें जो बात हम लोग बता रहे हैं कि इनके ऊपर खतरा है, वो इस लिहाज से कि आज शाम 5 बजे की बैठक से पहले, यानी कि 5 बजे की बैठक में जब पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, उससे पहले जितने नेताओं से बातचीत हो सकती है दिल्ली बीजेपी के जिन नेताओं से, वो 3 नामों को इंश्योर बताते रहे हैं। और वो 3 नाम वो जो कि मनोज तिवारी की बात कर लें, प्रवेश वर्मा की बात कर लें और रमेश बिधूड़ी की बात कर लें। उसके अलावा 4 नाम पे कोई भी नेता ऐसा नहीं मिला जिनमें से एक भी ये कह दे कि हाँ इनको दोबारा से दिया जा रहा है। उससे सीधे सीधे ये समझ में आ रहा था कि उनके ऊपर खतरा है। हालांकि पैनल में, और ये बीजेपी की परिपाटी भी है कि पैनल में जो सिटिंग मेंबर होता है उसका नाम ज़्यादा जरूर है चुनाव समिति के सामने, वहां पर फिर जो एक्शन ले लिया जाए। जैसे अगर टिकट काटना भी हो, कोर ग्रुप में भी ये तय हो जाता हो कि हाँ इनका टिकट काट देना है, फिर भी बीजेपी ये परिपाटी रखती है कि जो सिटिंग मेंबर हैं कम से कम चुनाव समिति के सामने सिटिंग मेंबर के तौर पे उनका नाम उस सूची के पैनल में रहे और वहां पर फिर चुनाव समिति फैसला करे। तो उन चारों के नाम तो रहेंगे, उन 3 के अलावा, लेकिन उनके ऊपर खतरा जरूर है। जो 4 नए चेहरे होंगे उनके बारे में कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और बहुत सारे नाम हैं। जैसे उत्तर पश्चिम की बात कर लें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया है, उनका एक नाम है। नई दिल्ली सीट को लेकर भी कुछ युवा चेहरों के भी नाम है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से आप देखें तो 2 से 3 नाम है। इस डेली की बात कर लें तो वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं, उनका नाम पैनल में है और बहुत ज़्यादा उनकी संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह के 3-4 नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब देखना होगा कि समिति में कौन से किस नाम पर मुहर लगती है। ये बात ठीक है कि नए नामों पर ज्यादा अटकलें लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज मैदान में रखते हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं एक बारी, जरा मैं दर्शकों को बताता हूं जो नाम आपने बताए। बंगाल में देवेंद्र पाराशर का कहना है कि बीजेपी ने 8 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किए हैं। बर्धमान दुर्गापुर से एसएस अहलूवालिया चुनाव लड़ेंगे। हुगली से लॉकेट चैटर्जी को फिर से मौका मिल सकता है। मेदिनीपुर से दिलीप घोष, बंदगांव से शांतनु ठाकुर, कूच बिहार से निशित प्रामाणिक, बालूघाट से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को टिकट मिलना लगभग तय है। और इसके अलावा बांकुरा सीट से बीजेपी केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को फिर से चुनाव लड़ा सकती है। और बंगाल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देवेंद्र पाराशर ने बताया, भोजपुरी गायक पवन सिंह का। और पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से चुनाव के मैदान में उतार सकती है।
आप समझ लीजिए कि आसनसोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसनसोल से इस समय शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में गए थे। देवेंद्र, ये जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है और इंटरेस्टिंग नाम है पवन सिंह का, और बड़े सुपरस्टार हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा को हराना है, ये तय है। निश्चित तौर पर रजत जी, और ये बहुत दिलचस्प नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत रहेगी इस नाम के सामने आने के साथ ही। जैसा कि आपने बताया कि आसनसोल में बहुत ज़्यादा पूर्वांचल के यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वोटर्स हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू की जो छवि रखते हैं, उन्होंने बहुत आसानी के साथ पिछले चुनाव में उसका फ़ायदा उठाया। पवन सिंह के जाने के बाद, जो कि अच्छे सिंगर के तौर पर, अच्छे फिल्म कलाकार के तौर पर भोजपुरी में अपनी ख्याति उन्होंने बना रखी है। और इसमें रजत जी दिलचस्प ये है कि पवन सिंह की खुद की इच्छा ये थी और उन्होंने बाकायदा पार्टी से अप्रोच करके ये कहा था कि उन्हें बिहार के आरा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन वहां पर पश्चिम बंगाल में आसनसोल की सीट पे उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। और समझा जा सकता है कि वो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। पवन सिंह के सामने शत्रुघ्न सिन्हा कम से कम बिहारी बाबू की छवि को कैश कर पाने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा शख्स भी उसी बैकग्राउंड से आता है। दूसरी दिलचस्प चीज थी कि एसएस अहलुवालिया का टिकट को फिर से रिपीट किया जाना। तीसरी दिलचस्प चीज रही कि लॉकेट चटर्जी, जो कि पुरजोर कोशिश कर रही थी कि उनकी अपनी सीट बदल दी जाए, वो मना किया गया उनको कि आप उस सीट से सांसद हैं, आप एक बार फिर से वहीं जाएंगी। एक और नाम आएगा जो कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार के कोई व्यक्ति होंगे, शुभेंदु अधिकारी के पिता नहीं होंगे, ये हमें बताया गया कि क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनको नहीं लड़ाया जाएगा, जो कि अभी टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के परिवार का भी एक व्यक्ति वहाँ पर होगा। तो बंगाल में जिन नामों का हम लोग दिखा रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति के सामने, तकरीबन ऐसे ही नाम सब सामने रहेंगे। एक नाम रह गया, वो है बाबुल सुप्रियो का। जितना मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, अमित शाह को जानता हूं, वो आसानी से छोड़ते नहीं है जो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो अगर बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बाबुल सुप्रियो तो वहां पे विधानसभा में करके वहां पे मंत्री हैं, तो हाँ, लेकिन अगर ममता बनर्जी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाती है तो फिर उनको भी अच्छी तरह से पुरजोर कोशिश की जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल रजत जी, अगर वो खतरा ममता बनर्जी उठाते हैं तो उनको घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी बाबुल सुप्रियो को लेकर। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते उस सीट को लेकर खोले नहीं है कि अगर ममता बनर्जी लेकर आती हैं तब हमारी रणनीति क्या रहेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नज़र में है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा मुतमईन दिख रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाने वाले भी हैं, तो बीजेपी को एकदम से भरोसा है कि पिछली बार की टैली से ज़्यादा सीटें होंगी। बीच में एक और चर्चा आई थी कि बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह, जो कि बीजेपी छोड़ के टीएमसी जा चुके हैं, दोबारा आ सकते हैं। हमारे सोर्सेज ने यह बताया कि ऐसा नहीं है, अर्जुन सिंह बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, रजत, अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो आपने नाम बताए हैं, जो नाम लगभग तय है, और मैं बार बार लगभग हो सकते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ये देवेंद्र पाराशर की जानकारी है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, सिरसा से सुनीता दुग्गल, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद से सिटिंग एमपी कृष्णपाल गुर्जर का टिकट पक्का है। तो देवेंद्र, ये ऐसे नाम आपने बताया कि जो लगभग पक्के हैं, तो बाकी जो 6 सीटें हैं हरियाणा की, उसको लेकर क्या लग रहा है? इसमें रजत जी भिवानी महेंद्रगढ़ वाले पे डाउट रहेगा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ पे ज़्यादा संभावना इस बात की है, उसके बहुत ज़्यादा संकेत भी हैं कि शायद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। और धर्मवीर सिंह, जो कि 2 बार के वहाँ से सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनका टिकट काटा जाए। हालांकि उस कंपोजिशन को अगर आप देखें उस संसदीय क्षेत्र को रजत जी, तो 8 सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट जाट बहुल है, 3 विधानसभा सीट यादव बहुल है। और ऐसे में जाट का टिकट काट के यादव को लेकर जाना ये आसान काम नहीं था। भूपेंद्र यादव ने जब सीटों का चयन किया था तो 3 सीटों पे उन्होंने अपना सर्वे कराया था। ये इस लिहाज से कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में ये कहा था कि राज्यसभा के सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन राज्यसभा सांसदों से, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या सिर्फ राज्यसभा के सांसद हों, उनके पसंद की 3-3 चॉइस की सीटें मांगी थी। और उसी संदर्भ में हमें सोर्सेज से ये जानकारी मिली कि भिवानी महेंद्रगढ़, अलवर और गुरुग्राम, इन 3 जगहों पर भूपेंद्र यादव ने अपने लिए सर्वे कराया था, एक फीडबैक लिया था कि अगर उन्हें चुनाव वहां पे लड़ाया जाए तो कैसी स्थिति रहेगी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है
बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि भिवानी महेंद्रगढ़ से ही उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि अब वो राजस्थान नहीं जाएंगे, हरियाणा से ही लड़ेंगे और ये सीट उनके लिए सेफ रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर में ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा कि अगर आप एक जाट को काट के वहाँ पे दूसरे यादव कैंडिडेट को उतारते हैं तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं आने जा रही है। और उस लिहाज से पार्टी मान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो है कि भूपेंद्र यादव, सुनीता दुग्गल की बात कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह। हाँ बताइए, आप पहले बात पूरी करिए। भूपेंद्र यादव के बारे में ये कह रहा था कि भूपेंद्र यादव इस सरकार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो वो एक सेफ सीट पर लड़े, एक कोशिश रहेगी। लेकिन आपने जो दूसरी बात की वो ज्यादा बड़ी है, वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा। कैंडिडेट कौन है बीजेपी का, किस सीट से, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। बिल्कुल रजत जी, और पिछले अगर 20 साल की अगर बात करें तो जितने चुनाव को मैंने कवर किया है उसमें पहली बार ऐसा सुनने को मुझे मिल रहा है कि बीजेपी में कि जो कैंडिडेट जब टिकट मांगने जा रहे हैं बड़े नेताओं के पास, तो वहां पर इस बात को पहली लाइन में वो कहते हैं कि वैसे तो उस सीट से आप किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे तो वो जीतेगा, लेकिन अगर आप मुझे दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। आमतौर पर होता यह है कि जाकर उम्मीदवार बड़े नेताओं के सामने ये परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ये सीट मुझे नहीं दी तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी, मैं सबसे अच्छा लड़ पाऊंगा। इस बार रजत जी एकदम उलट है, और ये किसी एक प्रदेश में नहीं है, ये हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि जब पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत हो रही है, प्रभारियों के साथ बातचीत हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ या राष्ट्रीय नेताओं के साथ, तो पहली लाइन वो ये कहते हैं कैंडिडेट कि यहाँ से तो कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का होगा जीतेगा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कमल का फूल ही एक निशान होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल का फूल वही स्थिति दिख रही है। और वहां पर समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए कितनी मुफीद स्थिति है कि अगर उन्हें कैंडिडेट्स का चयन करना है तो कितने कंफर्टेबल पोजीशन में चयन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसे भी लड़ाएंगे चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी ही है। देखिए, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी भी लीडर के लिए कि लोकसभा चुनाव जो क्रूशल चुनाव है उसमें अपने सरकार के मंत्री कभी चुनाव नहीं लड़ा है। तो ये नरेंद्र मोदी का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस बार बार नजर आता है। हमें याद है गुजरात में उन्होंने पूरी की पूरी सरकार बदल दी थी, ये आसान नहीं होता है। गुजरात में लोकसभा चुनाव में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो देवेंद्र ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल है। अमित शाह का गांधीनगर से लड़ना तय है, इसमें तो लगभग कहना भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से फिर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के बड़े कद्दावर नेता हैं, चुनावी रणनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब तक राज्यसभा के मेंबर रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, वो भावनगर सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। और एक और केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्हें भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो ये 2 लोग जो राज्यसभा में हैं देवेंद्र, ये उसी लिस्ट में आते हैं जिस रणनीति के तहत राज्यसभा के मेंबर्स को नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। और इनके अलावा भी अगर नामों की बात कर लें तो हालांकि आज वो नाम नहीं होंगे क्योंकि उड़ीसा स्टेट आज नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि संबलपुर से उड़ीसा के, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव की बात तो हम लोगों ने कर ही ली। इसके अलावा केरला से राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं, और तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री है वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण और जयशंकर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, लेकिन वो जो हमारी जानकारी है सोर्सेज के द्वारा उसके हिसाब से वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने तो बाकायदा पार्टी को काफ़ी पहले ही बता दिया था इस बात को लेकर, हाँ वो कैंपेन में निश्चित तौर पर पूरी तरह से एक्टिव रहेंगी। तो ये 7 से 8 ऐसे राज्यसभा के सांसद जो कि केंद्र में मंत्री हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और 2 उनमें से पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर ले, पीयूष गोयल को लेकर भी चर्चा है देवेंद्र, गुजरात से चुनाव लड़ेंगे। आज जो सीटें फाइनल होगी रजत जी, जी पीयूष गोयल को भी कहा गया था अपनी पसंद की 3 सीटें चुनने के लिए। हाँ, 3 सीटें कहा गया था रजत जी, और जो हमारे सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है नॉर्थ मुंबई से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके लिए पूरी तैयारी भी उनकी हो चुकी है। इसके अलावा भी 2 सीट उन्होंने देखी थी, जिनमें से 1 सीट तो दिल्ली NCR के नज़दीक थी, लेकिन नॉर्थ मुंबई उनकी पहली पसंद थी, और नॉर्थ मुंबई से सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। रजत जी, तो गुजरात में 2 राज्यसभा के ऐसे लोग जो मिनिस्टर्स हैं, ये दोनों चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तो क्या कई सिटिंग MPs के टिकट काटे जाएंगे? कुछ के जरूर वहां से काटे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा नोन नेम नहीं थे, तो उन सब की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की लिस्ट की अगर बात कर लें रजय जी, तो आज उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा
अंडमान, गोवा, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड, ये सारे राज्य हैं, इसके अलावा उत्तराखंड, ये सारे वो राज्य हैं जो कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज का एजेंडा है। जैसे शाम 5 बजे से जो बैठक पीएम के यहाँ चल रही है या चुनाव समिति के सामने जो नाम आएंगे वो इन सभी राज्यों के कैंडिडेट्स पर ही चर्चा होगी। आगे की चुनाव समिति की बैठक में दूसरे राज्यों के नाम आएंगे। रजा जी। देवेंद्र, झारखंड की 14 में से 4 सीटों के बारे में आपने बताया है कि यहाँ कैंडिडेट फाइनल है। एक तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी से चुनाव लड़ना लगभग तय है। गोड्डा से निशिकांत दुबे, इनका चुनाव लड़ना ऑलमोस्ट तय है। चतरा से सुनील कुमार और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, ये 4 सीटें हैं जिनके बारे में देवेंद्र पाराशर ने जानकारी दी है, लगभग तय है। तो झारखंड को लेकर के और क्या आप बता सकते हैं हम लोग देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल रजय जी। जैसे ये चारों नाम एकदम से तय इस लिहाज से हैं कि जो अलग अलग माध्यम था स्क्रूटनी करने का, उन माध्यम में भी यही सब नाम सामने आया। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि कोई सेकंड चॉइस, कोई थर्ड चॉइस नहीं रहा और वहां पर पार्टी ने बहुत आसानी के साथ उन फैसलों को कर लिया है। झारखंड में 2 या 3 नए चेहरों को उतारने की प्लानिंग चल रही है और उसको लेके बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा किया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके साथ बातचीत हुई है बीजेपी के टॉप लीडरशिप की और उस लिहाज से कुछ नए 2 या 3 नए चेहरों को उतारा जा रहा है। झारखंड में पार्टी की ये कोशिश है कि लोकसभा के वैसे सांसदों को उतारा जाए जिनका इंपैक्ट अगले विधानसभा चुनाव पर भी रहे और उस लिहाज से वहां पर उन नामों को तय किया जाएगा। और एक दूसरी चीज रजा जी कि जैसे आज के जो विषय है या पिछले 2 दिन जो बैठक चली थी, कल भी दिन भर की बैठक चली थी, 26 को भी जो बैठक चली थी, इनमें वो राज्य नहीं है जहां पार्टी को गठबंधन करना है। जैसे पंजाब में हालांकि अभी गठबंधन नहीं है लेकिन अकाली दल के साथ एक संभावना है, उन नामों को आज नहीं रखा गया है। बिहार, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों को अभी नहीं लिया गया है। वहां पहले सहयोगी दल से बातचीत हो जाएगी और उसके बाद उसको किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जरूर गठबंधन है लेकिन वहां पर ऑलरेडी क्योंकि फाइनलाइज है लगभग एक तरह से कि चाहे जयंत चौधरी को 2 सीट देना है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 1 सीट देना है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको घोसी की सीट दी जा रही है। तो इन सारे क्योंकि छोटे छोटे सहयोगी दल थे तो वहाँ कोई बड़ा मसला नहीं था। जहाँ बड़े सहयोगी दल हैं बिहार, महाराष्ट्र, इनको अभी रोक कर रखा गया है, इनकी बैठक आगे होगी। रजा जी। तो देवेंद्र, एक बड़ी खबर जो आपने बताई है, एक बार फिर से दर्शकों को बताने वाली बात है, पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पीयूष गोयल ने अपनी सीट का चुनाव किया है, 3 सीटों पर उन्होंने सर्वे किया था। इसी तरह से भूपेंद्र यादव महेंद्रगढ़ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने भी सर्वे के आधार पर इस सीट से लड़ने का फैसला किया है और इस पर अगर चुनाव समिति की मोहर लगी तो ये दोनों केंद्रीय मंत्री इस बार लोकसभा के मैदान में नजर आएंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। ऐसा राज्य है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। अल्मोड़ा से अजय टम्टा फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। नैनीताल ऊधम सिंह नगर से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का टिकट पक्का माना जा रहा है और टिहरी गढ़वाल से माला राज्यलक्ष्मी शाह का टिकट भी लगभग तय है। तो एक बार फिर से देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, उत्तराखंड की सीटों में कोई पेच है? उत्तराखंड की अगर बात करें रजय जी तो 5 के 5 सांसद अभी बीजेपी के पास हैं। उत्तराखंड का फीडबैक भी यही है कि उन 5 सीटों पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो तो चुनाव बहुत आसानी से जीतेगा। लेकिन पार्टी इक्वेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है ताकि आगे के पॉलिटिक्स पर भी उसका असर पड़े। उत्तराखंड में 3 सीटें ऐसी हैं जो कि गढ़वाल रीजन की है, 2 सीटें हैं जो कि कुमायूं रीजन की है। गढ़वाल सीट, कुमायूं रीजन की जो दोनों सीटें हैं, चाहे अल्मोड़ा की बात कर लें या नैनीताल की बात कर लें, वहाँ पर दोनों कैंडिडेट रिपीट किए जा रहे हैं जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल की 3 सीटों में से 1 सीट टिहरी वाली है जो महारानी है विजयलक्ष्मी, उनको सिर्फ रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा 2 सीटों पे कैंडिडेट्स फाइनल होना बाकी है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हरिद्वार की सीट है जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अभी सांसद हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय है। रजा जी। तो हरिद्वार से नया कैंडिडेट होगा, ये आपकी जानकारी है, अब इंतजार करेंगे। राजस्थान की बात करते हैं। देवेंद्र ने बताया कि राजस्थान की 25 में से 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम पक्का है। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल का नाम पक्का है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम तय है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी का टिकट पक्का है। इसी तरह चुरू से राहुल कासवान और झालावाड़ 12 से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। देवेंद्र, राजस्थान के बारे में और क्या बता सकते हैं हम दर्शकों को?
इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उसमें टिकट काटे जा रहे हैं, जैसे अजमेर की बात कर लें या जयपुर की बात कर लें। ऐसे कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ सरप्राइज दिखेगा आपको, कुछ नए नए नामों को लेकर लाने की तैयारी है। उसमें जो पैनल आया था रजत जी आज शाम 5 बजे की बैठक से पहले, उस पैनल में अधिकांश सीटें ऐसी थी, लगभग 10 के आसपास ऐसी सीटें थी जिस पर 2 या 3 नाम थे। और पिछली बार क्योंकि जो लोग विधायक बन गए उन सीटों को तो छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा 4 से 5 नए चेहरों को राजस्थान में भी उतारा जा रहा है। उन चेहरों में से मुहर किस नाम पर लगेगी उसके लिए बैठक का इंतजार रहेगा, लेकिन लगभग 10 सीट ऐसी होंगी जिस पर बीजेपी इस बार कैंडिडेट्स बदल रही है राजस्थान में। रजत जी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक सीट पर कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र, ये वो सीट है ना जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है, इसको बड़ी शिद्दत से लड़ेगी बीजेपी। जी हाँ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पे, तो समझा जा सकता है कि वो तो चीज़ बहुत आसानी के साथ उनके पास झोली में आ रही थी। और क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इतनी शानदार सफलता हासिल हुई, विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के हैं, तो बहुत आसानी के साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उनके ऊपर कायम रहा। मध्य प्रदेश में जो 2 दिलचस्प चीज़ें हैं जिस पर नज़र टिकी रहेंगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, केपी यादव बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी एकदम नहीं बनती है। पहले क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, वो यादव बीजेपी में, और एकदम 36 का रिश्ता था। सिंधिया